हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। आज ये जो केस मैं आपको सुनाने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा अजीब सा केस है। एक ऐसा केस है जिसे सुनकर हमको बहुत ज्यादा डिस्गस्टेड फील होता है। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का केस है। अब आप लोगों का सस्पेंस ज्यादा ना खराब करते हुए मैं सीधे शुरू करती हूँ अपना आज का ये केस। इस केस के मुख्य किरदार यानी कि ब्रेंडल बेनफील्ड का जन्म हुआ था 23 फरवरी 1985 के दिन, और वो पला बड़ा था लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क में। उसके बचपन के बारे में तो हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये बस पता है कि उसने इवेंचुअली एक लोकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी अपने स्कूल खत्म करने के बाद, और वहां पर वो एक महिला से मिला था जिसका नाम था क्रिस्टीन बेंसन। क्रिस्टीन का जन्म हुआ था सितंबर 1985 में, और वो ब्रेंडन से करीब 7 महीने छोटी थी। वो भी लॉन्ग आइलैंड में ही पली बड़ी थी, और अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद उसने वही सेम यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी जिसमें ब्रेंडन पढ़ाई कर रहा था, और यहीं पर इन दोनों की मुलाकात होती है। क्रिस्टीन के बारे में बताया जाता है कि वो यूनिवर्सिटी गई थी नर्सिंग की पढ़ाई करने के लिए, और यही उसका जिंदगी का सच्चा पैशन था। इन दोनों ने यूनिवर्सिटी टाइम पर ही एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था, और वो दोनों ही उस समय 18 ईयर्स ओल्ड थे। इन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई खत्म की, और पूरे समय ये लोग साथ में थे, यानी कि एक रिलेशनशिप में थे। इसके बाद ये दोनों ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करते हैं, और इन दोनों को ही बहुत ही अच्छी जॉब्स मिलती हैं। क्रिस्टीन एक पेडियाट्रिक आईसीयू में नर्स बन जाती है, और उसकी जो जॉब थी वो बच्चों की जिंदगी बचाने से रिलेटेड थी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बच्चों की नर्स थी। इधर क्रिस्टीन के बारे में ये बताया जाता है कि वो एक तरह से एंजल थी। लोग उसको बहुत ज्यादा मानते थे। वो एक इस तरह की नर्स थी जो कि अपने पेशेंट्स के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर जो ब्रैंडन था, उसको आईआरएस के लिए काम करने का मौका मिलता है। शुरुआत में उसने टैक्स कॉम्प्लायंस ऑफिसर के रूप में काम किया था, लेकिन उसके बाद प्रमोशन पाते पाते वो काफी हायर रैंक में चला जाता है, और फाइनली 2010 में ब्रेंडन और क्रिस्टी आपस में शादी कर लेते हैं। इनकी शादी के 8 सालों के बाद, यानी 8 ईयर्स के बाद, इनका पहला बच्चा होता है जो कि एक बेटी थी। ये इसका नाम वैलेरी रखते हैं। और क्रिस्टीन का अपनी बेटी के साथ बहुत ज्यादा बॉन्ड था। ऐसा नहीं है कि ब्रैंडन का नहीं था, लेकिन मतलब क्रिस्टीन बहुत सारी पिक्चर्स इंस्टाग्राम में वैलेरी के साथ शेयर करती है। अब इसके बाद हम चलते हैं 2019 की तरफ, जब तक इन लोगों की शादी को करीब 9 साल हो चुके थे, और अभी तक वैलेरी का जन्म हुए भी 1 ईयर हो चुका था। अब ब्रैंडन को उस दौरान एक प्रमोशन का ऑफर मिलता है। वो एक क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंट बनने वाला था, और वो एक फुल्ली फ्लेश्ड फेडरल एजेंट कहलाता उसके बाद। ये उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली थी, वर्किंग आवर्स बढ़ने वाले थे, वो अपनी फैमिली को कम समय देता, लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ी बात थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। इस प्रमोशन को पाने के लिए इन लोगों को रीलोकेट करना था वॉशिंगटन डीसी में, यानी कि वॉशिंगटन डीसी में जाकर इनको रहना पड़ता, और वहां के हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस के लिए अब ये काम करने वाला था। अब इस फैमिली को एक बहुत ही बड़ा डिसीजन लेना था, और इसके लिए अब इनके बीच में डिस्कशन होता है, और फाइनली यही डिसाइड होता है कि पूरी फैमिली अब यहाँ से रीलोकेट कर जाएगी। अब ये लोग यहाँ से अपना पूरा सामान समेटकर वॉशिंगटन डीसी मूव कर जाते हैं। वहां जाकर ये एक बहुत ही अच्छा सा बड़ा सा घर खरीदते हैं, जो कि वर्जीनिया के नॉर्थ में था। इनका ये जो नया घर था एक बहुत ही ज्यादा लग्जूरियस घर था। ये एक बहुत ही अच्छे एरिया में था, और इस एरिया के सारे ही घर, या हम कह सकते हैं कि सारे ही लोग, बहुत ही हाई प्रोफाइल थे। अब यहाँ आने के कुछ दिनों के बाद जो क्रिस्टीन थी, वो एक जॉब ढूंढ लेती है अपने लिए, और ये जो उसकी जॉब थी पास के ही एक हॉस्पिटल में थी। लेकिन इनके यहाँ पर मूव करने के कुछ दिनों के बाद ही कोविड पैंडमिक हिट करता है, और क्योंकि क्रिस्टीन एक हॉस्पिटल में काम कर रही थी, इसीलिए उसको फ्रंट लाइन में रहकर अपनी जॉब करनी पड़ती है। ये जो अब उसका काम था वो इनक्रेडिबली डिमांडिंग हो चुका था, स्ट्रेसफुल था, और उसको बहुत ज्यादा समय हॉस्पिटल में देना पड़ता था। लेकिन ये सब कुछ क्रिस्टीन ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। उसने पता नहीं कितने ही लोगों की जान बचाई, और ये इस फैमिली के लिए एक बहुत ही ज्यादा बिजी, एक बहुत ही स्ट्रेसफुल समय था। लेकिन ये सभी लोग इस सारे ही समय को, इस सारे ही सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पर मैं आपको एक नए व्यक्ति से इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी, जो कि आप शायद समझ ही गए होंगे कि कौन होगा। अब हम चलते हैं अक्टूबर 2021 की तरफ। इस समय ब्रेंडन डीसी में लगातार काम कर रहा था, और अब उसको काम करते करते यहाँ पर करीब 2 साल हो चुके थे।
लेकिन उसकी जॉब लगातार और ज्यादा डिमांडिंग होती जा रही थी। इधर जो क्रिस्टीन थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी भी हॉस्पिटल में काम कर रही थी, लेकिन कोविड पैंडेमिक आने के बाद से ही वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट रहने लगी थी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अक्टूबर 2021 की बात बता रही हूँ आपको, इस समय इनकी बेटी करीब 3 इयर्स ओल्ड थी और ये सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि दो लोगों को जॉब करना था, बच्चा भी छोटा था और उनके लिए सब कुछ आसान नहीं था। और इस दौरान ये जो कपल था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेता है, और ये डिसीजन था एक ओ पेयर को हायर करना। अब ये ओ पेयर क्या होता है ये मैं आपको बताती हूँ कि ये एक तरह की लिव इन नैनीज होती हैं। ये जो ओ पेयर होती हैं, ये इस फैमिली के साथ जब तक ये इस देश में रहेंगी, इस काम के लिए आई है दूसरे देश से, तो इस फैमिली के साथ परमानेंटली रहती हैं। और यूजुअली जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दूसरी कंट्री से ही आती हैं। ये एक तरह का एक कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम है, यानी कि यहाँ के कुछ लोग दूसरे देश में जाएंगे और दूसरे देश के कुछ लोग यहाँ पर आएंगे जॉब करने के लिए। बेसिकली यहाँ के कल्चर को समझने का, या हम कह सकते हैं कि इधर उधर फैलाने का, उसके बारे में प्रमोट करने का ये एक जरिया है। ओपेयर जनरली यंग पर्सन होते हैं जो कि दूसरे देश में जाते हैं जॉब करने के लिए, वहां की लैंग्वेज सीखने के लिए, उनके कल्चर को समझने के लिए और एक एक्सपीरियंस लेने के लिए। इसके अलावा इनको ऑब्वियसली पैसा भी मिलता है इसके लिए। और इसी तरह की एक नैनी, इसी तरह का एक ओपेयर ब्रैंडन और क्रिस्टीन भी ढूंढ रहे थे। वो चाहते थे कि कोई उनके घर में आकर परमानेंटली रहे ताकि इनको थोड़ी सी आसानी रहे। ये उस दौरान एक ओपेयर को हायर भी कर लेते हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फाइनली उस ओपेयर को वापस जाना पड़ता है। तो अब ये एक दूसरी ओपेयर, यहाँ से इसको नैनी कहेंगे, तो यहाँ से अब ये एक दूसरी नैनी को ऑनलाइन ढूंढ रहे थे। वो बहुत सारे लोगों को ढूंढते हैं, बहुत सारे लोगों को सर्च करते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन फाइनली उनको एक महिला, एक लड़की जिसका नाम था जूलियाना मैगलेज, और ये जो जूलियाना मैगलेज थी ये इनको काफी पसंद आती है और इनको ऐसा लगता है कि इनकी बेटी को अच्छी तरीके से संभाल लेगी। अब ये जो जूलियाना थी वो थी 21 इयर्स ओल्ड। उसका जन्म हुआ था 2000 में और वो पली बड़ी थी ब्राजील में। अपना स्कूल फिनिश करने के बाद जो जूलियाना थी वो भी नर्सिंग के प्रति बहुत ज्यादा पैशनेट थी, लेकिन इसके अलावा वो ट्रैवल भी करना चाहती थी। उसको इंग्लिश अच्छी तरीके से सीखनी थी। इसके अलावा उसको नया एक्सपीरियंस भी लेना था, इसीलिए उसने ओपेयर बनने के लिए अब जॉब ढूंढना शुरू कर दिया। उसने इसके लिए एक ओपेयर एजेंसी को ढूंढा, उसको ज्वाइन किया, अपनी सर्विसेज को एडवर्टाइज किया और यहीं पर ब्रेंडन और क्रिस्टीन ने उसके बारे में जाना। अब जब ये दोनों इसके टच में आते हैं, यानी कि जूलियाना के टच में आते हैं, तो इनको ऐसा लगता है कि जूलियाना काफी अच्छी रहेगी इनके लिए। इधर जो जूलियाना थी वो भी बहुत ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को पाकर काफी एक्साइटेड हो जाती है। और जब उसे पता चलता है कि क्रिस्टीन एक नर्स है, तो उसको ये चीजें और ज्यादा अच्छी लगती हैं, क्योंकि वो खुद भी एक नर्स बनना चाहती थी। तो उसे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ क्रिस्टीन से सीख पाऊंगी। अब जूलियाना इनके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और वो ब्रेंडन और क्रिस्टीन के घर ओपेयर बनने के लिए तैयार हो जाती है, नैनी बनने के लिए तैयार हो जाती है। और इसके बाद वो ब्राजील से यहाँ पर मूव कर जाती है। वो ब्रेंडन और क्रिस्टी के घर में ही रहने लगती है। ऑब्वियसली यहीं पर रहना होता है, यही ओपेयर बनने की शर्तें होती हैं। और शुरुआत में सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। क्रिस्टीन, जूलियाना और इसके साथ ही ब्रेंडन, ये तीनों ही आपस में काफी ज्यादा घुल मिल चुके थे। और मैं आपको बता दूं कि जूलियाना अपने काम में बहुत ही अच्छी थी। वो बहुत अच्छी तरीके से इनकी बेटी की देखभाल कर रही थी। इनकी जो बेटी थी वैलेरी, इससे जूलियाना काफी घुल मिल गई थी। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। इनकी बेटी इस समय 3 इयर्स ओल्ड थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, दोनों आराम से अपनी जॉब कर पा रहे थे। लेकिन ये जो सारा अरेंजमेंट, जो कि देखने में शुरुआत में बहुत अच्छा लग रहा था, धीरे धीरे वो एक बहुत ही डार्क टर्न लेने लगता है। जिस समय क्रिस्टीन अपने काम के सिलसिले में बाहर होती थी, और मैंने आपको पहले ही बताया कि वो हॉस्पिटल में काम कर रही थी, किस तरह का समय चल रहा था, तो वो काफी काफी समय के लिए अब बाहर रहती थी। इधर जो ब्रेंडन और जूलियाना थे वो आपस में बहुत ज्यादा समय साथ में बिता रहे थे। चीजें धीरे धीरे दोनों के बीच ही बहुत ज्यादा फ्लर्टेशियस होती चली गई। शुरुआत में तो बस छोटे मोटे फ्लर्टी कमेंट्स रहते थे जो कि बहुत ज्यादा सीरियस नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ती जा रही थी, यानी कि लिमिट्स क्रॉस होती जा रही थी। जूलियाना ब्रैंडन को फ्लर्टेशियस स्माइल देती थी, सिडक्टिव लुक्स देती थी, और जो ब्रैंडन था वो लगातार जूलियाना को कॉम्प्लीमेंट्स देता रहता था कि तुम ऐसी लग रही हो, वैसी लग रही हो, ऐसी लगती हो। तो इस तरह की चीजें वो लगातार बोलता था और जूलियाना सुनकर बहुत खुश होती थी। ऐसा भी बताया जाता है कि जूलियाना ने अचानक से ही बहुत ही रिवीलिंग क्लोथ्स पहनने शुरू कर दिए थे, जो कि एक नैनी की जॉब के लिए बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं थे।
वो बहुत ही ज्यादा लो कट टॉप्स पहन रही थी। इस तरह के टॉप्स, इस तरह के कपड़े जो कि जनरली आप डेट नाइट पर पहनते हैं, नाइट आउट पर पहनते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जब आप बच्चों को संभालने के लिए किसी के घर में रह रहे हैं तो इस तरह के कपड़े आप बिल्कुल नहीं पहन सकते। और मैं आपको बता दूं कि जो ब्रैंडन था, ऐसा नहीं था कि जूलियाना के आने के बाद ही वो बहकने लगा था, बल्कि वो पहले भी बहुत सारी महिलाओं के साथ जूलियाना को चीट कर चुका था। यानी कि उसके पहले भी मल्टीपल इस तरह के फ्लिंग्स रह चुके थे। यानी कि वो कोई बहुत ही ग्रेट, बहुत ही फेथफुल हस्बैंड बिल्कुल नहीं था। उसके मल्टीपल अफेयर्स रह चुके थे। वो एक फ्रीक्वेंट विजिटर था शुगर बेबी वेबसाइट्स का, और वहां पर उसने अपने आप को एज अ शुगर डैडी प्रेजेंट कर रखा था, और वो लगातार ऑनलाइन यंग महिलाओं को ढूंढता रहता था। और मैं आपको बता दूं कि इस केस में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अभी हाल ही में एक महिला सामने आई है, पब्लिकली उसने आकर बताया है कि उसका ब्रैंडन के साथ पहले एक इस तरह का अफेयर रह चुका है। इस महिला का नाम है जेनिफर। जेनिफर ने बताया कि वो इसके घर यानी ब्रैंडन के घर मल्टीपल टाइम्स गई थी फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए, और ऑब्वियसली उस समय तक नैनी यहाँ पर नहीं आई थी, यानी कि जूलियाना यहाँ पर नहीं रहती थी। तो उससे पहले ब्रैंडन इसको अपने घर लेकर जाता था, और जब ये लोग सब कुछ कर लेते थे तो उसके बाद ये कहता था इससे, यानी जेनिफर से ब्रैंडन कहता था कि हम एक CSI स्वीप करेंगे, यानी कि हम फोरेंसिकली इसके घर को सर्च करेंगे, जिससे ये पता चल सके कि जेनिफर की कोई चीज तो नहीं छूट गई है, उसके बाल तो नहीं रह गए हैं। क्योंकि जो जेनिफर के बाल थे वो क्रिस्टीन से ऑब्वियसली अलग कलर के थे, तो वो बिल्कुल नहीं चाहता था कि इस तरह के बाल घर पर मिले और उसकी बीवी को शक हो। जेनिफर ने बताया कि जब ये इस तरह की हरकतें करते थे, ये इसके घर में आती थी और इस तरह से ये फिर घर को सर्च करते थे, तो ब्रैंडन इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा इंजॉय करता था। उसको ये जानकर अच्छा लगता था कि वो अपनी बीवी को सक्सेसफुली धोखा दे पा रहा है। अब हमें इस बारे में नहीं पता है कि क्रिस्टीन को ब्रैंडन के इस तरह के अफेयर्स के बारे में पता था या नहीं पता था। पता था तो कितने अफेयर्स के बारे में पता था और कहां तक पता था। लेकिन ऐसा लगता है कि वो इसके कुछ अफेयर्स के बारे में शायद जानती थी। तो अब ब्रैंडन और जूलियाना के बीच में ये फ्लर्टिंग बिहेवियर लगातार चल रहा था, और ऐसा होते होते करीब 9 मंथ्स हो चुके थे। इसके बाद आता है अगस्त 2022 का समय। उस दिन क्रिस्टीन आउट ऑफ टाउन गई थी और उस रात वहां पर नहीं थी। उस समय ब्रैंडन और जूलियाना ही घर पर मौजूद थे, और मुझे लगता है कि हो सकता है ब्रैंडन की बेटी भी हो जो कि 3 साल की थी। ये लोग साथ में डिनर करते हैं, और डिनर के बाद जैसा कि ब्रैंडन ने बताया, उसका वर्जन मैं आपको बता रही हूँ, तो हमें बिल्कुल नहीं पता है कि इस पर कितना यकीन करना चाहिए। हो सकता है कि जूलियाना का वर्जन कुछ अलग हो। तो ब्रैंडन ने यह बताया है कि डिनर के बाद ब्रैंडन अपने बेडरूम में जा रहा था सोने के लिए, लेकिन जूलियाना उसके पीछे पीछे आ गई उसके बेडरूम के अंदर, और ब्रैंडन उसको रोक नहीं पाया क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बहक चुका था। तो उस रात इनके बीच में फर्स्ट टाइम संबंध बनते हैं अकॉर्डिंग टू ब्रैंडन, और उस रात क्रिस्टीन शहर में नहीं थी। तो फिलहाल ये क्रिस्टीन के बेड पर ही ये सब कुछ कांड करते हैं, और इसके बाद चीजें और आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये लोग बिल्कुल भी इसके बाद रुकते नहीं हैं। इनका फुल ब्लोन अफेयर शुरू हो जाता है। जब भी उनको मौका मिलता था ये इस तरह की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते थे, और जब भी क्रिस्टीन घर पर नहीं होती थी तो एकदम एक दूसरे के साथ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ रहते थे। ये ना सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप थी बल्कि एक रोमांटिक रिलेशनशिप भी बन चुकी थी। जो ब्रैंडन था वो जूलियाना को फैंसी डेट्स पर ले जाता था, एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में ले जाता था, उसके लिए गिफ्ट्स खरीदता था। ये लोग बार्स में जाते थे, क्लब्स में जाते थे साथ में। ये लोग साथ में डांस करने जाते थे, रोमांटिक बाइक राइड्स पर जाते थे। और यहाँ तक कि जो जूलियाना थी उसने अपने सोशल मीडिया पर अपने इस रिलेशनशिप के बारे में पोस्ट करना शुरू कर दिया था। ये अपनी और ब्रैंडन की पिक्चर्स पोस्ट करने लगी थी कि ये लोग डेट पर गए हैं, अपने सोशल मीडिया पर खुलेआम पोस्ट कर रही थी। लेकिन शुरुआत में ये ब्रैंडन के फेस के ऊपर एक इमोजी लगा देती थी ताकि कोई भी पहचाने ना, उसकी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का काम करती थी। लेकिन वो कैप्शन लिखती थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ये एक अमेरिकन व्यक्ति है जो कि 38 ईयर्स ओल्ड है। और साथ में इसने कई कैप्शंस में ये भी लिखा कि वो बहुत हैंडसम है, उसे एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है, और मैं इसके साथ हमेशा के लिए रहना चाहती हूँ। तो आप समझ ही सकते हैं कि जूलियाना कितनी ज्यादा बोल्ड थी कि इस तरह की हरकतें कर रही थी। क्रिस्टीन उसको इंस्टाग्राम पर हो सकता है कि फॉलो भी कर रही हो, या वो उसको सर्च भी कर सकती थी क्योंकि उसका जो प्रोफाइल था वो पब्लिक था। लेकिन उसके बाद भी ये बिल्कुल डर नहीं रही थी। भले ही आप किसी के फेस के ऊपर इमोजी लगा भी दें, तब भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिससे पहचाना जा सकता है कि ये कौन है।
अगर क्रिस्टीन कभी भी देख लेती इस पिक्चर को तो वो साफ साफ पहचान जाती कि उसका हस्बैंड है। जूलियाना ने ये सब भी अपने सोशल मीडिया पर शो कर रखा था कि हम दोनों में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं, हम दोनों ही एक जैसा म्यूजिक पसंद करते हैं, हम दोनों ही ह्यूज फैंस हैं फॉल आउट बॉय के। तो इस तरह की चीजें लगातार पोस्ट करती जा रही थी। इसके बाद धीरे धीरे जूलियाना ने ब्रैंडन के फेस को इमोजी से कवर करना भी बंद कर दिया और बस अपनी दोनों की पिक्चर्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगी खुले आम। ये लोग अपनी साथ में बाथ टब सेल्फी डाल रहे थे, यानी कि ब्रैंडन तो नहीं डाल रहा था, लेकिन शायद उसने कभी इसको मना भी नहीं किया। तो बाथ टब सेल्फी इसने डाली जिसमें दोनों ही नेकेड थे, हालांकि पिक्चर में नहीं लग रहे हैं लेकिन पता चल रहा है। तो इस तरह की जो बहुत ही ज्यादा हम कह सकते हैं कि इंटीमेट पिक्चर्स थी, ये भी खुलेआम ये सोशल मीडिया पर डाल रही थी। यानी कि वो गलत काम भी कर रही थी और उसको छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रही थी। तो अब ये तीनों ही साथ में रह रहे थे, लेकिन क्रिस्टीन के सामने ये लोग बस एक्टिंग करते रहते थे और उसके पीठ पीछे ये सब गुल खिला रहे थे, जो कि बहुत ज्यादा सिक है देखा जाए तो। इधर जो ब्रेंडन था वो एक बहुत ही परफेक्ट हस्बैंड होने का दिखावा कर रहा था लगातार। इधर जो जूलियाना थी वो एक परफेक्ट नैनी होने की एक्टिंग कर रही थी। इधर जो क्रिस्टीन थी वो एक अमेजिंग माँ थी, उसकी जॉब बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी, वो बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी, हॉस्पिटल में काम करते करते लोगों की जिंदगी लगातार बचाती जा रही थी। वहां से थक कर वो अपने घर आती थी, जहां पर उसको बिल्कुल भी अभी तक रियलाइजेशन नहीं था कि उसके हस्बैंड उसकी नैनी का अफेयर चल रहा है। तो इस तरह से इनकी जिंदगी आगे बढ़ रही थी और ब्रैंडन को लग रहा था कि ऐसा हमेशा के लिए चलता रहेगा और मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाऊंगा। ये जो उनका फुल ऑन अफेयर था ये करीब 2 महीनों तक चलता रहा, लेकिन इसके बाद अक्टूबर 2022 में चीजें और ज्यादा सिकनिंग टर्न लेने लगी थी, क्योंकि उस मंथ में यानी कि अक्टूबर 2022 में ब्रैंडन और जूलियाना साथ में न्यूयॉर्क एक ट्रिप पर जाते हैं और ये अपने साथ 3 इयर्स ओल्ड वैलेरी को भी ले जाते हैं। अब पता नहीं इन लोगों ने क्या बहाना बनाया होगा क्रिस्टीन को, या तो ब्रेंडन ने ये कहा होगा कि मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूँ, इसी कारण से मुझे नैनी को भी ले जाना पड़ेगा, मतलब जो भी कहा होगा। लेकिन हुआ यही था कि ये तीनों साथ में ट्रिप पर जाते हैं न्यूयॉर्क। ऐसा लग रहा था कि जूलियाना क्रिस्टीन को रिप्लेस करने की कोशिश कर रही है। अब इस ट्रिप में क्या इंपॉर्टेंट था? इंपॉर्टेंट ये था कि ब्रेंडन को अब पहली बार ये लगता है कि जूलियाना को हमेशा के लिए उसके साथ रहना चाहिए, यानी कि अपनी वाइफ को अब वो साथ में रखना नहीं चाहता था। उसको ऐसा लग रहा था कि मुझे जूलियाना के साथ ही रहना है। उसने जूलियाना से कहा भी कि हम दोनों को एक नई जिंदगी साथ में शुरू करनी चाहिए, और ये भी कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ और ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहता हूँ। अब जो ब्रेंडन और जूलियाना थे, जो कि न्यूयॉर्क की ट्रिप में आए हुए थे, वो अपने फ्यूचर बच्चों के नाम भी डिसाइड करने लगे थे। उन्होंने कहा कि हम अगर बेटी होगी तो उसका नाम रखेंगे क्लो, और अगर लड़का होगा तो उसका नाम रखेंगे रॉबी। अब जूलियाना ने इस ट्रिप के दौरान ब्रैंडन से पूछा कि क्या तुम अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाले हो? और देखा जाए तो ये बात लॉजिकल भी थी। अगर कोई भी इस तरह के अफेयर में रहेगा तो यही सोचेगा कि अपनी वाइफ को शायद डिवोर्स देगा और उसके बाद मुझसे शादी करेगा। लेकिन ब्रैंडन के दिमाग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ब्रैंडन ने बहुत ही ज्यादा चिलिंगली रिप्लाई किया कि नहीं, मैं उससे बस छुटकारा पाना चाहता हूँ। यानी कि साफ साफ इससे जाहिर होता है कि ब्रैंडन डिवोर्स नहीं चाहता था, वो तो बस चाहता था किसी भी तरीके से क्रिस्टीन उसकी जिंदगी से निकल जाए। और उसका रीजन ये था कि अगर ये डिवोर्स लेता तो वो इसको बहुत महंगा पड़ता, क्रिस्टीन उसका सारा पैसा ले जाती, और इसको ऐसा लगता था कि क्रिस्टीन ऐसा डिजर्व नहीं करती। वो उसके साथ घर या पैसा कुछ भी शेयर नहीं करना चाहता था, और ना ही अपने बच्चे की कस्टडी। वो बच्चा भी अपने साथ ही रखना चाहता था और बस ऐसा चाहता था कि इससे छुटकारा मिल जाए। और अब आप समझ ही सकते हैं कि इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा। उसने जूलियाना से साफ साफ ये भी कहा कि बेटर तो यही होता कि अगर मेरी वाइफ मर जाती। और ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस के लिए, क्योंकि यहां से चीजें बहुत ही ज्यादा डेडली टर्न लेने वाली थी। अब हम चलते हैं जनवरी 2023 की तरफ, और अब तक इनको न्यूयॉर्क की उस ट्रिप से आए करीब 3 मंथ्स हो चुके थे। अब यहां पर मैं एक और नए व्यक्ति को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। इस व्यक्ति का नाम है जोसेफ रायन। अब मैं आपको पहले जोसेफ के बारे में बताती हूँ। जोसेफ 39 ईयर्स ओल्ड था। वो पला बड़ा था वुडब्रिज वर्जीनिया में, और ऐसा बताया जाता है कि उसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड चाइल्डहुड था। जब इसकी मां ने इसको जन्म दिया तब उनकी उम्र केवल 16 ईयर्स थी, और इसका जन्म हुआ था क्रिसमस से 2 दिन पहले।
इसी कारण से वो जोसेफ को क्रिसमस बेबी कहकर बुलाती थी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई। कुछ समय के बाद इसके जो माता पिता थे, यानी कि इसके जो पेरेंट्स थे, वो सेपरेट हो गए। और इनके बीच में सेपरेट होने से पहले बहुत ज्यादा भयंकर लड़ाइयां हुआ करती थी। अपने पेरेंट्स की इन लड़ाइयों को देखने के कारण उसको बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता था। जोसेफ को उसके पिता ने पाला था, वो उन्हीं के साथ रहा था, और इसी कारण से उसकी जिंदगी में बहुत सारी डिफरेंट स्टेप मॉम्स आई। यानी कि इसके पिता ने मल्टीपल शादियां की, और ये अपनी माँ से बहुत ही कम मिल पाता था। इसकी माँ, जैसे कि मैंने बताया, कि जब ये पैदा हुआ था तो बहुत ज्यादा यंग थी, और वो तब भी बहुत यंग थी जबकि ये अभी बड़ा हो रहा था। देखा जाए तो वो भी इसको जन्म देने के समय बच्ची ही थी। वो अपने बच्चे को पालने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं थी। जैसे जैसे जोसेफ बड़ा हुआ, वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करने लगा, यानी कि वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छा था। वो एक नेचुरल एथलीट था। उसको बहुत सारे पैशंस थे अपनी जिंदगी में, स्पेशली स्पोर्ट्स में। उसको मार्शल आर्ट्स करना बहुत ज्यादा पसंद था। इसके अलावा वो बहुत सारे डिफरेंट स्पोर्ट्स में तो पार्टिसिपेट करता ही था। और ऐसा बताया जाता है कि उसकी जो इमेजिनेशन थी वो बहुत ज्यादा विविड थी। जब जोसेफ एडल्ट हुआ तो उसने बहुत सारी जॉब्स की जो कि फार्मिंग और गार्डनिंग से रिलेट करती थी। उसको आउटडोर्स रहना बहुत ज्यादा पसंद था, एनिमल्स के साथ काम करना बहुत पसंद था। वो डॉग्स को कई बार रेस्क्यू किया करता था और उनको रीहोम कराया करता था। ऐसा बताया जाता है कि वो काफी फनी था, इंटेलिजेंट था, और बहुत ही ज्यादा आर्टिकुलेट था, यानी कि वो अपनी फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकता था। उसको पॉलिटिक्स और जस्टिस की फील्ड में भी बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। वो LGBTQI कम्युनिटी से भी जुड़ा हुआ था, और विमेन्स राइट्स के लिए भी बहुत ज्यादा जागरूक था। ऐसा बताया जाता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति बहुत ज्यादा केयरिंग था, और वो अपने कम्युनिटी के बच्चों को फ्री में पढ़ाया करता था। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो एक बहुत ज्यादा केयरिंग और बहुत ज्यादा जेनरस व्यक्ति था। अब हम चलते हैं जनवरी 2023 की तरफ, जहां पर हमने इस केस को छोड़ा था। अब इस केस की बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा डार्क टर्न लेने वाली थी। ये जो जोसेफ नाम का व्यक्ति था जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे, वो एक वेबसाइट को बहुत ज्यादा ब्राउज करने लगा, और इस वेबसाइट का नाम था फेट लाइफ। ये एक थोड़ी सी सेक्सुअल वेबसाइट थी जिसमें फेटिश वगैरह के बारे में बातचीत होती थी। LGBTQI कम्युनिटी के जो चीजें होती हैं, उससे रिलेटेड चीजें, उसके बारे में बात होती थी। और जोसेफ इन सारी चीजों में दिलचस्पी रखता था। अब उसको इस कम्युनिटी से इन्वॉल्व हुए काफी ज्यादा समय हो गया था। वो फिलहाल सिंगल था, और वो डिफरेंट यानी कि ऑल्टरनेटिव सेक्सुअल लाइफस्टाइल्स को एक्सप्लोर कर रहा था। और इस हिस्से को अपनी जिंदगी के वो कभी छुपाता भी नहीं था। वो खुलकर ये सारी चीजें डिस्कस करता था। वो बहुत सारे डिफरेंट रिलेशनशिप्स में रह चुका था, और वो कॉन्सेंसुअल BDSM में भी पार्टिसिपेट कर चुका था। रोल प्ले भी करना वो पसंद करता था। अब ये जो वेबसाइट थी जिसको वो फिलहाल विजिट कर रहा था बार बार, वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट थी, और उसमें इस तरह के लोग आते थे जिनको BDSM फेटिशेस में पार्टिसिपेट करना पसंद था। तो इस तरह की ये वेबसाइट थी जिसमें लोग आपस में मिलते थे, एक ही इंटरेस्ट वाले। तो जनवरी 2023 के एक दिन जोसेफ एक व्यक्ति से बहुत सारे मैसेजेस रिसीव करने लगा, और ये मैसेजेस उसे कर रही थी एक महिला। इस महिला का प्रोफाइल नेम था एनेस्टेसिया 9। अब इन दोनों ने आपस में चैटिंग करना शुरू कर दिया। ये जो प्रोफाइल पिक्चर थी इस अकाउंट की, यानी कि एनेस्टेसिया 9 की, उसमें एक महिला एक बेदिंग सूट में बनी हुई थी, यानी कि एक बेदिंग सूट में उसकी पिक्चर थी जो कि प्रोफाइल पिक्चर के रूप में लगी हुई थी। और ये महिला कौन थी जो कि बेदिंग सूट में थी? वो थी क्रिस्टीन बेनफील्ड, यानी कि ब्रेंडन की वाइफ। अब यहां से ये चीजें बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होती चली गई, और ये केस भी बहुत अजीब होता चला गया। अब जो जोसेफ था वो यहाँ पर क्रिस्टीन से फेट लाइफ वेबसाइट के थ्रू बातचीत करने लगा। और जब इनकी बातचीत थोड़ा और आगे बढ़ी तो क्रिस्टीन ने कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, ताकि ये जो सारे फेटिशेस के बारे में हम बात कर रहे हैं इसको हम पूरा कर पाए। और ये क्रिस्टीन के लिए देखा जाए तो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कैरेक्टर था। वो इस तरह की चीजों में पहले कभी भी इन्वॉल्व नहीं हुई थी। ये सारी चीजें उसके लिए बहुत ज्यादा नई थी। तो अब क्रिस्टीन ने जोसेफ को ये बताया चैटिंग के दौरान कि उसको नाइफ प्ले में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अब ये जो नाइफ प्ले होता है ये भी एक तरह का कॉन्सेंसुअल BDSM है, जिसमें नाइफ्स और डैगर्स वगैरह, सोर्ड्स वगैरह इन्वॉल्व होती है, यानी कि तलवारें, खंजर, नाइफ्स, ये सारी चीजें यूज की जाती हैं। और ये जो नाइफ्स वगैरह होते हैं, इनसे लोगों की जो क्लोथिंग होती है इसको कट करके निकाला जाता है,
और कई बार इन नाइफ से थोड़ा बहुत स्क्रैच वगैरह भी आ जाता है, तो इन लोगों को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये सब कुछ कंसेंसुअली हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो एक बहुत ज्यादा हाई रिस्क एक्टिविटी है क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें नाइफ्स और डैगर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन ये सारी चीजें दो कंसेंटिंग एडल्ट्स के बीच में होने वाली थी और इन चीजों के लिए दोनों ही पूरी तरह से प्रिपेयर थे और तैयार थे। जो जोसेफ था वो पहले भी नाइफ प्ले में इन्वॉल्व हो चुका था और उसको पता था कि उसको सेफली इसको कैसे करना है। इसमें किसी को भी हार्म होने वाला नहीं है, ये दोनों को ही पता था। तो अब क्रिस्टीन ने से कहा कि मैं तो स्पेसिफिकली इसमें ही इंटरेस्टेड हूं, यानी कि मुझे नाइफ प्ले करना है। और ये सुनकर जोसेफ भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि ये सारी चीजें उसको भी बहुत ज्यादा एक्साइट करती थी। अब अगले 2 हफ्तों तक जो जोसेफ और क्रिस्टीन थे वो बहुत सारे मैसेजेस आपस में एक्सचेंज करते रहे। वो आपस में बताते रहे कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना पसंद है। बाउंड्रीज के बारे में बात करते रहे कि क्या मेरी बाउंड्रीज हैं, आपकी क्या बाउंड्रीज है, ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते रहे। तो वो लगातार इस तरह की चीजें कर रहे थे और लगातार ये प्लानिंग कर रहे थे कि उनको कब मिलना है और कैसे मिलना है। फिर कुछ दिनों के बाद क्रिस्टीन ने इसके सामने यानी जोसेफ के सामने ये रिवील किया कि उसका एक हस्बैंड भी है, यानी कि वो शादीशुदा है, लेकिन उसके बाद भी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। अब जोसेफ को भी इसकी कुछ खास परवाह नहीं थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था और ऐसा लग रहा था कि क्रिस्टीन को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब क्रिस्टीन जोसेफ को यह बताती है चैटिंग के थ्रू कि जिस दिन मेरा हस्बैंड काम के सिलसिले में बाहर जाएगा उस दिन तो मेरे घर आना। तो अब क्रिस्टीन और जोसेफ कुछ समय के बाद एक डेट डिसाइड कर लेते हैं जो कि थी 24 फरवरी 2023 की। और अभी तक इनको बातचीत करते हुए केवल कुछ हफ्ते ही हुए थे। अब क्रिस्टीन ने जोसेफ को अपना एड्रेस भी बता दिया था और उसने ये भी बता दिया था कि जिस दिन तुम यहाँ पर आओगे उस दिन घर पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं होगा, तो हमारे पास पूरी प्राइवेसी रहेगी और हमको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्रिस्टीन ने जोसेफ को यह भी कहा था कि तुम्हें सुबह जल्दी पहुंचना पड़ेगा मेरे घर और अपने खुद के नाइफ्स और रेस्ट्रेंट्स लेकर आना होगा, यानी कि जो बांधने का सामान वगैरह होता है वो तुम्हें खुद लेकर आना है। तो ये सारी चीजें भी इन्वॉल्व होने वाली थी। और उसने ये भी बता दिया था जोसेफ को कि मैं जो मेरा फ्रंट डोर है उसको अनलॉक छोड़ दूंगी और जब तुम उस घर के अंदर घुसोगे यानी मेरे घर के अंदर, तो मैं तुमको सोती हुई मिलूंगी। ये सब कुछ इनकी प्लानिंग का हिस्सा था। उसने कहा कि जब तुम उस घर के अंदर घुसोगे तो तुम्हें फ्रंट डोर तो अनलॉक्ड मिलेगा जैसे कि मैंने बताया। उसके बाद तुम्हें किस तरफ से सीढ़ी चढ़कर ऊपर आना है, कहां पर मेरा बेडरूम है, ये सब कुछ उसने उसको चैटिंग के थ्रू बता दिया था। और ये भी बता दिया था कि मैं उस समय सोई हुई रहूंगी और उसके बाद तुम्हें मुझे आकर उठाना है और मुझे बांध देना है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्रिस्टीन ने जोसेफ को बताई थी वो ये थी कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ एक्ट करूंगी, क्योंकि जो बीडीएसएम वगैरह ये चीजें होती है, रोल प्ले होती है, उनमें ये सारी चीजें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा एक्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो अब क्रिस्टीन ये सब कुछ बताती है जोसेफ को कि मैं रोल प्ले करूंगी कि मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ, बहुत ज्यादा घबराई हुई हूँ और ऐसे शो करूंगी कि जैसे तुम जबरदस्ती मेरे घर में घुस आए हो और मैं तुमको पहचानती नहीं हूँ। तो मैं बहुत ज्यादा चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, डरने की एक्टिंग करूंगी, लेकिन तुम कुछ भी परवाह मत करना, ये सब कुछ रोल प्ले का पार्ट होगा। अगर तुम मुझे कुछ भी डिस्टर्ब करोगे तो सारा का सारा मजा खराब हो जाएगा, तो तुम ऐसा कुछ भी मत करना। अब उसने जोसेफ को यह भी बता दिया था कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, घर में कोई भी नहीं होगा, तो चाहे मैं कितना भी चीखू चिल्लाऊं वहां पर कोई भी नहीं आएगा। उसने ये भी कहा कि चाहे मैं तुम्हें कितना भी रोकूं, कितना भी हटने के लिए कहूं, धक्का मारूं, तुम्हें मारूं, कुछ भी करूं, घर से निकल जाने के लिए कहूं, लेकिन तुम रुकना मत, तुम सब कुछ इग्नोर कर देना, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही अपना कंसेंट दे रही हूँ। और ये सब कुछ जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब कुछ रोल प्ले का हिस्सा है। तो ये सारी चीजें इनके बीच में लगातार डिस्कस हो रही थी। जोसेफ इन सारी चीजों के लिए मान गया था, उसको भी ये सब कुछ करना काफी अच्छा लग रहा था। अब हम इस कहानी के, इस केस के नेक्स्ट पार्ट में उस तरफ चलेंगे जिस दिन जोसेफ और क्रिस्टीन को मिलना था, जब उनके मिलने की प्लानिंग थी। ये केस मैं अभी यहीं पर पार्ट 1 में खत्म कर रही हूँ, कल या परसों इसका सेकंड पार्ट आ जाएगा। मुझे लग रहा है कि ये केस भी काफी लंबा होने वाला है, 1 घंटे से ऊपर भी जा सकता है। तो अगर ये 1 घंटे से ऊपर या 50 मिनट से ऊपर गया तो ये कहीं ना कहीं यूट्यूब में फंस जाएगा और फिर मैं इसको रिलीज नहीं कर पाऊंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इसको 2 पार्ट में लाऊं। तो फिलहाल आप लोग वीडियो को हाइप कर दीजिए, आप लोग लगातार वीडियोस को हाइप कर रहे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इसी तरीके से हाइप भी करते रहिए। और जब आप हाइप करते हैं तो एक मैसेज भी लिख दिया कीजिए, बहुत लंबा चौड़ा ना भी हो, सिर्फ आप ये भी लिखेंगे हाइप्ड, तो वो भी चलेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जो लोग भी वीडियो को हाइप कर रहे हैं उनके मैसेजेस मैं यहाँ पर दिखाऊं आपको थैंक यू बोलने के लिए पर्सनली। तो प्लीज वीडियो को हाइप करिए, अगर हो सके तो एक कमेंट कर दीजिए और वीडियोस को इसी तरीके से देखते रहिए। भले ही मेरा चैनल ग्रो करे या ना करे, लेकिन
मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लाती रहूंगी। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कहा था कि मैं स्टोरी टाइम वीडियोस नहीं लाऊंगी और उसके बाद में फिर से लेकर आ गई, वो इसलिए क्योंकि जो स्टोरी टाइम वीडियोस भेज रहे हैं दूसरे चैनल पर बिल्कुल भी अभी व्यू नहीं आते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मैं उस चैनल पर उनकी स्टोरी टाइम्स डालूं। और क्योंकि बहुत सारी स्टोरीज पेंडिंग है तो उनको बनाना भी जरूरी है, क्योंकि लोगों ने विश्वास करके मेरे को भेजी है अपनी स्टोरीज। और मैं चाहती हूँ, मुझे अच्छा भी लग रहा है स्टोरी टाइम्स बनाना, तो और लोग भी भेजेंगे तो मैं स्टोरी टाइम्स भी बीच बीच में लाती रहूंगी। तो आप प्लीज उनको भी लाइक कीजिए, उनको भी देखिए। और कुछ वीडियोस जो सीसीटीवी वाले हैं मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी थी एक्चुअली। तो 2-3 वीडियोस अपलोडेड हैं लेकिन अनलिस्टेड हैं, तो मैं सोच रही हूँ कम से कम उनको तो पब्लिश कर ही दूं, क्योंकि उनकी कॉपीज भी मैंने अपने पास नहीं रखी हैं। तो अगर मैं उनको इस चैनल से डिलीट करूंगी तो डिलीट ही हो जाएंगे। तो उनको भी मैं बीच में कभी पब्लिश कर दूंगी, जिस हफ्ते मुझे ज्यादा काम होगा, मैं स्टोरी नहीं बना पाऊंगी, तब बाद में उनको पब्लिश कर दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों को सीसीटीवी वाले वीडियोस भी अच्छे लगते हैं। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि जो सीसीटीवी वाले वीडियोस हैं वो मैं अपने दूसरे चैनल पर लाऊं, क्योंकि लोग तो उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। तो जिनको देखना होगा वो दूसरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आप बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा, ये वाला केस कैसा लग रहा है। और फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।